Today we will study ABEL language. ABEL is acronym for Advanced Boolean Expression Language. It allows logic designs to be implemented in programmable logic devices, and it is a device independent language. जब भी आपने PLD की प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको पहले लॉजिक एक्सप्रेशन या अपने लॉजिक को डिज़ाइन करना है कि आपने क्या आपकी आउटपुट क्या होनी चाहिए। उसके लिए जाहिर है कि आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, ABEL. ABEL provides three different formats for describing and entering a logic design from the computer keyboard. You can use equations, truth tables, and state diagrams. The equation and truth table formats are used for combination logic design, and sequential logic design uses state machines. So अभी हम फोकस करेंगे कम्बिनेशन लॉजिक पे, और उसके लिए हम इक्वेशंस और ट्रुथ टेबल यूज करेंगे। अब व्हाट इज डिजाइन सिमुलेशन? वंस अ लॉजिक सर्किट डिजाइन हैज बीन एंटर्ड, इट्स ऑपरेशन कैन बी सिमुलेटेड यूजिंग टेस्ट वेक्टर्स। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि टेस्ट वेक्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली वी मेक श्योर दैट देयर आर नो डिजाइन एरर्स यूजिंग टेस्ट वेक्टर्स। सो बेसिकली ये टेस्ट वेक्टर lists a sample of input values and the corresponding output values। जो डिज़ाइनिंग आपने की है उसकी अगर हम उनके वेरिएबल्स पे इनपुट देते हैं और आउटपुट पे हमें उसी लॉजिक के मुताबिक आउटपुट मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी डिज़ाइनिंग करेक्ट है, फ्लॉ उसमें नहीं है। So the software essentially exercises the logic design to make sure it works as expected by taking it through various combinations of inputs and checking the resulting outputs। So लॉजिक डिज़ाइन एंट्री के बाद आप डिज़ाइन सिमुलेशन करते हैं, और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो लॉजिक सिंथेसिस है। What is logic synthesis? The software process of converting a circuit description in the form of equation, truth tables or state diagram to a standard JEDEC file required to actually implement the design in a PLD is called logic synthesis। इसको आप ये समझ लीजिए कि आपने जो डिज़ाइन लॉजिक डिज़ाइन आपने एंटर किया है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ट्रुथ टेबल और स्टेट डायग्राम, इसको फिर हमें स्टैंडर्ड जेडेक फाइल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है ताकि हम इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर सकें इस डिज़ाइन को। और लॉजिक सिंथेसिस यूजुअली इंक्लूड्स ऑप्टिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ ए डिज़ाइन। इसके बाद हर लैंग्वेज में आपके इल्म में है कि मुख्तलिफ सिंबल्स हम यूज़ करते हैं ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ बूलियन ऑपरेशन जो बेसिक नॉट एंड और एंड एक्सक्लूसिव और हैं, उनके लिए जो एबेल में सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं वो इस टेबल 7.2 में आप देख सकते हैं। तो लॉजिक ऑपरेशन नॉट के लिए आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं, एंड के लिए आपके कीबोर्ड्स पर भी जो एंड का सिंबल होता है उसे आप यूज़ करते हैं, और के लिए हैश, और एक्सक्लूसिव और के लिए डॉलर साइन हम यूज़ करते हैं। अब देखिए इनको कैसे यूज़ किया गया है। मसलन आप स्टैंडर्ड बुलियन एक्सप्रेशन में आप देखिए ए बार है, तो इसको हम जब एबेल में लिखेंगे तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर ए लिखेंगे। इसी तरीके से ये ए बी यानी एंड ऑपरेशन हुआ है ए और बी के दरमियान, तो इसको आप कैसे लिखेंगे एबेल में ए और ये एंड का सिंबल और बी। इसी तरीके से ए और बी को आप ए हैश बी और ए एक्सक्लूसिव और बी को आप ए डॉलर साइन और बी इससे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि अभी बात हुई है कि तीन मोड्स हैं हमारे पास डाटा को एंटर करने की, लॉजिक डिज़ाइन को एंटर करने की। उसमें इक्वेशन है, ट्रुथ टेबल है और स्टेट मशीन्स हैं। सबसे पहले हम इक्वेशंस को देखते हैं। इक्वेशन को समझने के लिए बहुत आसान है कि आप देखिए कि फॉर एग्जांपल हम इस सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन को एबेल में लिखना चाहते हैं, x इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार।
तो इक्वेशन की सूरत में एबेल में हम इसको एंटर करेंगे तो आप देखिए एक्स उसी तरह है, इक्वल का साइन उसी तरह है, ए एंड बी है तो उसको हमने ए एंड बी लिखा, इसी तरीके से और को हैश में लिखा, ए बार को एक्सक्लेमेशन मार्क ए लिखा, एंड बी और ए एंड सो ऑन। और लास्ट में फिर हम जब एक इक्वेशन को एंड करते हैं तो हम सेमीकोलन यूज करते हैं। इसमें बस इतना आसान है बिल्कुल। दूसरी अहम बात इसमें यह है कि एबेल इज केस सेंसिटिव। इसमें अगर आपने स्मॉल ए लिखा है या कैपिटल ए लिखा है तो वो डिफरेंट वेरिएबल्स ट्रीट होंगे। ये एग्जांपल है कि वी राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक एक्सप्रेशन इन एबेल। तो ये उसी तरह से आप डिफरेंट जो सिंबल हैं वो यूज़ करके और हर इक्वेशन के आखिर में ये सेमी कॉलन जो है उसको डाल के आप इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। In some cases, multiple inputs or output variable may be grouped as a set using brackets in order to simplify an equation. अब मतलब हमें चार अलग-अलग वेरिएबल्स को यहाँ डिफाइन करने के बजाय हमने एक सेट को डिफाइन कर दिया है ए, और उसमें A3, A2, A1, A0 शामिल कर दिए हैं। तो ये बड़ा एक नीट एंड क्लीन मेथड है और ये रीडेबिलिटी भी बढ़ाता है और कम्प्लेक्सिटी से भी हमें ये निजात देता है। तो अब इसमें एग्जांपल देखिए कि डेवलप द लॉजिक इक्वेशंस टू डिस्क्राइब द 12 इनपुट 4 आउटपुट मल्टीप्लेक्सर यूजिंग एबेल। तो हमने इसी मल्टीप्लेक्सर की जो लॉजिक है उसको हमने लॉजिक इक्वेशंस की फॉर्म में एबेल को यूज करते हुए लॉजिक इक्वेशन की फॉर्म में एंटर करना है। तो चूंकि ये 12 इनपुट 4 आउटपुट है तो आप देखिए इसमें इनपुट्स कितनी है, 12 है और 4 के ग्रुप्स में है। और उसके बाद आउटपुट पे 4 आउटपुट्स लाइन है, क्योंकि जाहिर है कि एक ग्रुप के अंदर 4 वेरिएबल्स हैं और उन्हीं को हमें आउटपुट पे शो करना है। और इसके लिए हमें 3 चूँकि ग्रुप्स हैं लिहाजा 2 इनपुट्स चाहिए इनको सेलेक्ट करने के लिए, S0 S1। फॉर एग्जांपल 0-1 कम्बिनेशन के लिए A सेलेक्ट होंगे और इसी तरह से 1-0 के लिए B सेलेक्ट होंगे। अच्छा, अब हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल की स्टेटमेंट आप अपने जहन में फिर दोबारा से रिफ्रेश कर लें। वो क्या है कि डेवलप द लॉजिक इक्वेशंस टू डिस्क्राइब द 12 इनपुट 4 आउटपुट मल्टीप्लेक्सर यूजिंग एबेल। एबेल तो एक लैंग्वेज है ना, उससे पहले आपको स्टैंडर्ड बुलियन फॉर्म में लिखना होगा इक्वेशंस को। तो ये हमने यहाँ इसमें लिखा है सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशंस को। तो किस तरीके से लिखा है कि बहुत आसान है। आपको मालूम है कि ये वाइज क्या है, y0 1 2 3 ये आउटपुट वेरिएबल्स हैं। और ये आउटपुट वेरिएबल्स जब हम सिलेक्शन बिट्स के ज़रिए अगर हमने एज को सेलेक्ट किया है तो आउटपुट पे ये एज को शो कर रहे होंगे। अगर हमने 20 को सेलेक्ट किया है, जिसके लिए हमने टेबल में सिलेक्शन बिट्स की जो फार्मूला था वो बनाया था कि S0 बार S1 से आप 20 को सेलेक्ट करते हैं, S0 S1 बार से आप एज को सेलेक्ट करते हैं और S0 S1 से आप सीज को सेलेक्ट करते हैं, यानी सी के जो ग्रुप है उसको हम आउटपुट पे भेजते हैं। तो अब इस केस में बहुत आसान है कि आपने देखा कि जब हमने S0 S1 बार को यूज़ किया तो A3 A2 A1 A0 जो है ये आउटपुट वेरिएबल्स में आ गए हैं। अगर आपने 20 को सिलेक्ट किया है S0 बार S1 के ज़रिए से तो Y3 B3 को शो करेगा, Y2 B2 को, Y1 B1 को, Y0 B0 को एंड सो ऑन। उसके बाद आपने इन्हीं इक्वेशंस को फिर एबेल फॉर्मेट जो अभी हमने पढ़ा है उसके अंदर रिप्रेजेंट करना है। इसका वही तरीका है कि आपने स्पेशल सिंबल यूज़ करने हैं और आखिर में ये साइन शो करना है। अब चूंकि हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं लिहाजा इस एक्सप्रेशन को हम मज़ीद सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं, सिंपल वे में लिख सकते हैं। उसका तरीका ये है कि हम ग्रुप बना लेते हैं, सेट्स बना लेते हैं। ए के सेट है उसमें A3 A2 A1 A0 को शो करेगा, बी का सेट है सी का, वाई का और सिलेक्शन बिट्स का। अगर आप इन सेट्स को यूज़ करें तो फिर आप देख सकते हैं कि एक सिंगल मल्टीप्लेक्सर आउटपुट इक्वेशन हम बना सकते हैं। और वो कैसे है कि y इज इक्वल टू s और ये डबल इक्वल साइन है, इसको हम कहते हैं कि ये रिलेशनल ऑपरेटर है दैट प्रोवाइड्स एन इक्वालिटी कंपैरिजन फॉर द सेट्स। अब आप देख सकते हैं इसमें कि
y क्या है, यानी y से मतलब अब वो 4 वैल्यूज जो y की y0 1 2 3 हो सकती हैं। इसी तरीके से अगर सिलेक्शन बिट्स के अंदर हमने पहले ही ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो फिर इस केस में a सेलेक्ट होंगे। अगर सिलेक्शन बिट्स में हमने दूसरी ऑप्शन को सेलेक्ट किया जिसे हम यहाँ s इक्वल टू 2 से शो कर रहे हैं, डबल इक्वल साइन से, एंड सो ऑन। अच्छा, टाइम की वजह से हमने यहाँ इसको जल्दी रोक दिया था मैंने, लेकिन मैं एक बार फिर आपको ये रिपीट कर देता हूँ कि आपको पता है कि सिलेक्शन बिट्स के ज़रिए, एक मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्शन बिट्स के ज़रिए से हम उन इनपुट्स का इंतखाब करते हैं जिन्हें आउटपुट पे भेजना होता है, ये सेलेक्ट करना होता है आउटपुट के लिए। तो इस केस के अंदर 3 ग्रुप थे हमारे पास, ए का ग्रुप, बी का ग्रुप और सी का ग्रुप। तो अगर हमने जो सिलेक्शन बिट्स का पहला कम्बिनेशन है जिस उसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो फिर ए जो है वो आउटपुट पे रिप्रेजेंट होता है, और अगर हमने ये जो दूसरा कम्बिनेशन है सिलेक्शन बिट्स का उसे सेलेक्ट किया तो फिर बी आउटपुट पे होगा, और अगर हमने वो आखिरी कम्बिनेशन सेलेक्ट किया तो फिर सी आउटपुट पर होगा। एक तो ये बात आपको समझ आ जाना चाहिए कि, और ये बात पहले हो गई है कि ये सिंबल जो डबल इक्वल साइन है ये रिलेशनल ऑपरेटर है दैट प्रोवाइड्स एन इक्वलिटी कंपैरिजन फॉर द सेट्स। सेकंड मेथड जो डिज़ाइन एंट्री का है, लॉजिक डिज़ाइन एंट्री का, वो है ट्रुथ टेबल्स। ट्रुथ टेबल्स से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। Truth table are usually more convenient than equations for describing certain types of circuits such as decoders. The able truth table format includes a header and the truth table entries. तो हेडर, इसमें ये आपको इसी सिंटैक्स को फॉलो करना है, ट्रुथ टेबल ABCD, और उसके बाद फिर ये सिंबल है और फिर x1 x2। तो इसका इस हेडर में क्या बात बयान की गई है कि A B C and D आर द इनपुट्स एंड x1 and x2 आर द आउटपुट्स। और ये जो सिंबल है एरो की तरह का, ये एक ऑपरेटर है दैट इंडिकेट्स द इनपुट प्रोड्यूस कॉम्बिनेशनल आउटपुट्स। तो ये सिंपल शो कर रहा है कि ये इनपुट्स अगर आप देंगे तो फिर इनकी आउटपुट x1 x2 में होगी। तो इसके लिए आप यहाँ देख लें कि हम और गेट की ट्रुथ टेबल यहाँ पर बनाई है। इसमें जाहिर है कि 2 इनपुट और गेट है या एक्सक्लूसिव और गेट है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ए और बी ये इनपुट्स हैं और x ये इनकी आउटपुट है। आप देख लीजिए कि सेम वेरिएबल है तो आउटपुट 0 है, डिफरेंट है तो 1 है। बहुत सिंपल वे है ये भी। अच्छा, इसमें हम एक और एग्जांपल देखेंगे कि डेवलप एन एबल ट्रुथ टेबल फॉर अ BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर। BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर, इसकी ब्लॉक डायग्राम आपके सामने है। इसमें हम BCD कोड अप्लाई करते हैं। BCD कोड आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल, और फिर आउटपुट पे उसको एक पर्टिकुलर जो भी हमने कोड अप्लाई किया है उसको डिकोड करते हैं। और ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले का फॉर्मेट है। इसमें 7 LEDs हैं या लैंप्स आप कह लें, इनके नाम है A B C D E F, और ये जो सेंटर में है इसे G कहते हैं। अब आपने टेबल बनानी है इसके लिए कि इस लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ट्रुथ टेबल यूज करना चाहते हैं। तो BCD में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट इनपुट कौन सी है। तो इस केस के अंदर द मोस्ट सिग्निफिकेंट इनपुट इज B and the least significant input is A. The segment outputs are A through G, and output of 1 means the segment is on and 0 means the segment is off. The able truth table is, सबसे पहले तो able की truth table में देखें कि A B C D 4 है ना BCD के अंदर जो बिट्स हैं, तो उन्हें हम ABCD यहाँ रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले 0 को हम डिकोड करना चाहते हैं, तो ये ABCD चारों यहाँ पर 0 है। अब इस इधर देखिए आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले में जब आप 0 लिखेंगे तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे। 0 के अंदर ये A को भी ऑन होना चाहिए, B C D E F ये सब ऑन होने चाहिए, और G को ऑफ होना चाहिए, तभी आप इसको 0 पढ़ सकेंगे। तो यहाँ भी हमने यही किया है इस टेबल के अंदर के G को 0 किया है और A से लेकर F तक
उन सबको हमने 1 किया है। तो कितनी आसान बात है। इसी तरीके से BCD में जो नेक्स्ट कोड है वो है 1 का। तो अब आप देखिए 1 अगर हमने इस पर लिखना है तो क्या होगा। 1 के लिए B और C को ऑन होना चाहिए और बाकी सबको ऑफ होना चाहिए। तो यहाँ देखिए B 1 है और C 1 है और बाकी सारे सेगमेंट्स ऑफ हैं। तो ये वो लॉजिक है कि हमारी ये इनपुट्स और आउटपुट ये होनी चाहिए। इसको हमने एक टेबल की शक्ल में लिख दिया है, ट्रुथ टेबल की शक्ल में, एंड सो ऑन। इस तरह से आखिर में आप देखिए 9 बनता है। तो 9 के केस में जो ई सेगमेंट है A B C D E, यानी ये 9 बनेगा ऐसे, तो इसको ऑफ होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ऑफ है। तो मेरा ख्याल में ये आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इस तरह 8 देखिए, तो 8 के अंदर इन सबको ऑन होना चाहिए कि 8 को रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद by using a set declaration for the inputs and decimal numbers, the table can be simplified। अगर आप इस पूरे BCD को ABCD एक सेट बना लें और सेट को नाम देते हैं BCD, तो फिर हमें ये 4 कॉलम बनाने की बजाय एक ही कॉलम हम बनाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस तरह से एक मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपकी ट्रुथ टेबल आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। We want to implement 4-bit parallel in serial out shift register with PLDs। तो इसके लॉजिक ऑपरेशन और ब्लॉक डायग्राम आपको आनी चाहिए। पैरेलल इन सीरियल आउट के अंदर जो हम ऑपरेशन करते हैं इसको शिफ्ट लोड भी कहते हैं। यानी पैरेलल इन को हम लोड कहते हैं, यानी डाटा आप लोड करते हैं, और सीरियल आउट को फिर हम सीरियल आउट का मतलब आपको पता ही है कि बिट बाय बिट डाटा टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होगा। तो इसकी एक सर्किट डायग्राम है, आपको पहले से हम पढ़ चुके हैं, लिहाजा ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद फिर पिन डिक्लेरेशन है। अब आइए लॉजिक इक्वेशंस की तरफ। यानी पहले आपने डिवाइस को डिक्लेयर किया, फिर पिन को डिक्लेयर किया, उसके बाद लॉजिक इक्वेशन, और फिर हम टेस्ट वेक्टर्स लाएंगे। इक्वेशन में आप देखें कि हम D0 की वैल्यू को Q0 को असाइन कर रहे हैं, तो शिफ्ट लोड दोनों मोड्स में ये सेम होगा। ये हमारी इनपुट है SHLD। अगर हम इसको हाई देते हैं इसका मतलब ये है कि ये शिफ्ट मोड में है, और अगर यहाँ इसको लो देते हैं तो फिर ये लोड मोड में होगी। तो जाहिर है कि अगर हम शिफ्ट मोड में हैं तो फिर Q0 की वैल्यू Q1 को असाइन होगी, Q1 की वैल्यू Q2 को असाइन होगी, Q2 की वैल्यू Q3 को असाइन होगी। और अगर हम लोड मोड में हैं तो फिर D1 D2 D3 यहाँ पर लोड होंगे। उसके बाद ये क्लॉक है, उसके बाद ये एसिंक्रोनस रीसेट यानी क्लियर की स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद हम टेस्ट वेक्टर्स पे आते हैं। टेस्ट वेक्टर में आप देख सकते हैं कि पहली जो एंट्री है उसमें क्लॉक 0 है, क्लियर भी एक्टिव है, लिहाजा आउटपुट 0 होगी। यहाँ ये देख लें कि क्योंकि ये सीरियल आउट है, लिहाजा इसमें हम सिर्फ Q3 को यहाँ हमने आउटपुट पे शो किया है। अच्छा, उसके बाद सेकंड इनपुट्स में आप देखें क्लॉक अप्लाई कर दिया है, क्लियर को डिसेबल कर दिया है। अब ये किस मोड में है, यहाँ 0 है शिफ्ट लोड इनपुट, इसका मतलब ये लोड मोड में है। तो लोड मोड में आपको पता है कि अगर हमने D3 पे 1 रखा हुआ है तो यही हमें आउटपुट पे मिलेगा Q3 पे, तो ये 1 मिल रहा है। इस तरह से थर्ड एंट्री में भी ये लोड मोड में है, तो यहाँ D3 0 है, तो यहाँ आउटपुट पे 0 मिल रहा है। उसके बाद आगे अगर आप चलें तो फिर शिफ्ट लोड पे ये हाई है, इसका क्या मतलब है कि अब ये शिफ्ट मोड में आ गया है। शिफ्ट मोड का मतलब आपको पता है कि हमने यहाँ जो डिफाइन किया है वो क्या है कि Q2 की वैल्यू Q3 को असाइन होगी। तो इस तरह से Q2 की वैल्यू पहले यहाँ पर क्या है वो 1 है, और वही यानी D2 पे आपने 1 दिया तो वो Q2 में आएगा, और फिर उसकी वैल्यू Q3 को असाइन होगी तो वो 1 हो जाएगा, एंड सो ऑन। Test vectors are essentially the same as truth tables and are entered in the same format। ज़ाहिर टेस्ट वेक्टर क्या चीज़ें हैं
कि वही इनपुट और आउटपुट को शो करती है, उनका रिलेशन, और तो ट्रुथ टेबल भी यही करती है, इसलिए ये एसेंशियली सेम है। तो टेस्ट वेक्टर जैसे अभी हमने ट्रुथ टेबल को देखा था, इसी तरह से ये टेस्ट वेक्टर्स को शो किया गया है। यहाँ ABCD इनपुट्स हैं और ये आउटपुट्स की शक्ल में। The test vectors can be simplified using sets the same as truth table. अब हम एबल इनपुट फाइल का स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली एक एबल इनपुट फाइल, उसमें 3 पार्ट्स उसके होते हैं, 3 मॉड्यूल्स आप कहें, डिक्लेरेशंस, लॉजिक डिस्क्रिप्शंस एंड टेस्ट वेक्टर्स। डिक्लेरेशन हर लैंग्वेज में आपने इससे पहले C++ पढ़ी हुई है, तो उसमें भी आप डिक्लेयर करते हैं। तो डिक्लेरेशन सेक्शन जनरली इंक्लूड डिवाइस डिक्लेरेशन, पिन डिक्लेरेशन एंड सेट डिक्लेरेशंस। ये 3 चीज़ें आप डिक्लेयर करेंगे। मिसाल के तौर पर डिकोडर डिवाइस P22V10। अब ये डिकोडर डिवाइस, ये हमने उस डिवाइस को डिक्लेयर किया है जो हमारा टारगेट डिवाइस है, और ये आगे उसकी स्पेसिफिकेशन है। तो इनको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो फॉर्मेट है किसी लैंग्वेज का कि उसमें एक इनपुट फाइल में होता क्या है वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये तो आप अपनी तरफ से भी आर्बिट्रेरीली इन वैल्यूज़ को दे सकते हैं। चलिए, फॉर एग्जांपल यहाँ P है, तो ये प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक को शो करता है, और आगे फिर इसकी स्पेसिफिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो कोई पिन डिक्लेरेशन भी हो सकती है। तो पिन डिक्लेरेशन की ये मिसाल है कि A0, A1, A2, A3, उसके बाद हमने ये PIN ये कीवर्ड लिखा है, और 1 2 3 4। इसका क्या मतलब है कि A0 goes to pin 1, A1 goes to pin 2, A2 goes to pin 3 and so on। नेक्स्ट उसके बाद लॉजिक डिस्क्रिप्शंस, तो वो हम देख चुके हैं। डिक्लेरेशंस के बाद आपको ट्रुथ टेबल इक्वेशंस के ज़रिए से अपनी लॉजिक को एंटर करना होता है, वो हम देख चुके हैं। और आखिर में टेस्ट वेक्टर, तो इसके मुतालिक फिर ये बात रिपीट हुई है कि टेस्ट वेक्टर्स हैव द सेम फॉर्म एज ट्रुथ टेबल्स। अच्छा, अब एक कंप्लीट एबल इनपुट फाइल हम बनाना चाहते हैं, और उसके लिए एग्जांपल है कि क्रिएट एन एबल इनपुट फाइल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द क्वाड 1/4 मल्टीप्लेक्सर। और इसकी ब्लॉक डायग्राम अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो बस इसको आपने जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ हमने एक टाइटल अपने डिवाइस का वो डिक्लेयर किया, क्वाड 1/4 मल्टीप्लेक्सर एंड गैल 2008 इसका नंबर है। उसके बाद हमने इससे ऊपर मॉड्यूल को डिक्लेयर किया, क्वाड 1/4 मक्स। उसके बाद फिर हम अब यहाँ पर पिन डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि जितने हमारे इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स हैं उनके लिए कौन कौन सी पिन को हम यहाँ असाइन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये सिर्फ आपको इसका फॉर्मेट याद रखना है, बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आप खुद से भी दे सकते हैं ना, मैं इस पर फोकस करूँगा। अगर आपको भी एग्ज़ाम पेपर दिया में ये चीज़ आती भी है तो आपको सिंटैक्स का पता होना चाहिए। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि इसी को फिर हमने मज़ीद इस एबल फाइल के पार्ट्स को किस तरह इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, ये फिगर 7.35 में देखिए, सबसे पहले क्वाड 1/4 मल्टीप्लेक्सर की ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम में अगर आप देखें तो उसी तरह से इनपुट के ऊपर ये 16 इनपुट वेरिएबल्स हैं और 4 आउटपुट वेरिएबल हैं। इसमें आप आउटपुट वेरिएबल में ये देखें कि ये लिखा हुआ है A आउट, B आउट, C आउट, D आउट। इसका मतलब ये है कि एक वक्त में हम हर इस ग्रुप में से A के ग्रुप में से A0 आउटपुट पे आएगा, B के ग्रुप में से B0 आएगा, C के ग्रुप में C0 आएगा, D के ग्रुप में D0 आएगा, यानी एक एक वैल्यू इन सब की वो आउटपुट पे आएगी। इसी तरह से अगर हमने सेलेक्ट किया है 2 नंबर इनपुट को हर ग्रुप की, तो वो आ जाएगी जैसे A1 B1 C1 D1, A2 B2 C2 D2 एंड सो ऑन। ये इसको आप यहाँ बेहतर तरीके से देखें इस फंक्शन टेबल में। इस फंक्शन टेबल में ये है कि S0 S1 अगर दोनों 0 हैं तो फिर हमें जो आउटपुट्स मिलेंगी वो A0 B0 C0 D0 मिलेंगी। अगर S0 1 और S1 0 है
इस केस में आउटपुट हमें A1 B1 C1 D1 मिलेगी एंड सो ऑन। ये इक्वेशन है इसकी। और इसी लॉजिक को हमने फिर सबसे पहले एबल की सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। तो आप देखिए कि हमें A0 कब मिल रहा है, अगर आप इस टेबल को भी सामने रखें तो जब 0 0 होते हैं तो हमें A0 B0 C0 D0 मिलते हैं। तो आप ये देखिए कि जब ये 0 0 है S0 बार और S1 बार यानी एक्सक्लेमेशन साइन के बाद इस कॉलम के अंदर, तो आप देखें हमें A0 B0 C0 D0 मिल रहा है। इसी तरीके से जो दूसरा कम्बिनेशन है S01 S1 0 का, तो वो ये है S01 S1 0 का। इस कम्बिनेशन में हमें A1 B1 C1 D1 मिलते हैं। तो आप ये देखेंगे इस कम्बिनेशन के साथ हमें A1 B1 C1 D1 मिल रहा है। तो ये सारा जो है ये तो एंड के साथ लिखा हुआ है इतना हिस्सा, उसके बाद फिर ये और के साथ है। तो जाहिर है कि एक कम्बिनेशन के साथ जो 4 वैल्यूज हमें मिल रही हैं वो इनके साथ एंड की गई हैं, और फिर जब कम्बिनेशन चेंज हो जाता है एस का तो फिर जो वैल्यूज आ रही हैं वो आगे शो की गई हैं। इसी तरीके से जब हम इस फोर्थ फॉर एग्जांपल इस लास्ट को देखते हैं 1 1 S01 S1 1, इस केस के अंदर जो हमें वैल्यूज मिलती है A3 B3 C3 D3 मिलती है। उसके बाद इक्वेशंस के बाद आते हैं टेस्ट वेक्टर्स। तो टेस्ट वेक्टर्स में ये सारी वैल्यूज इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स की हैं, वो टेस्ट वेक्टर्स में भी वही वेरिएबल होते हैं। उसके बाद ये कमेंट्स दिए गए हैं कोटेशन के अंदर S1 S0 A0 A1, और ये सारे कमेंट्स हैं आउटपुट्स ABCD। ये हमारे टेस्ट वेक्टर्स हैं। टेस्ट वेक्टर्स में आप देख सकते हैं कि जब 0 0 है S0 0 है S1 0 है, इस केस में हमें आउटपुट पर क्या मिलना चाहिए, A0 जो कि 1 है, B0 जो कि 0 है, C0 जो कि 0 है और D0 जो कि 0 है। वो है 1 0 0 0, यही आपको आउटपुट पे मिल रहा है। सेकंड सिलेक्शन के अंदर जब S1 होता है, S0 1 होता है और S0 होता है, इस केस में हमें क्या मिलना चाहिए, तो हमें A1 मिलना है, A1 0 B1, इस केस में हमें हाँ A1 0 मिलना चाहिए, और उसके बाद B1 1 मिलना चाहिए, उसके बाद C1 0 है और फिर D1 0 है। इस तरह 0 1 0 0 है। थर्ड केस में जब S 0 है और S0 0 है और S1 1 है, इस केस में हमें मिलना चाहिए A2, तो A2 0 है, B2 0 है, C2 1 है और D2 0 है। तो इस तरह से 0 0 1 0। तो ये वैल्यूज आप इस तरह देख सकते हैं। तो ये भी ये टेस्ट वेक्टर्स हैं, ये दोबारा वैल्यूज चेंज की गई हैं और फिर दोबारा टेस्ट वेक्टर्स हैं। उसमें आप इसमें देखिए कि दोनों अगर हमने S1 लिया है और S01 लिया है और S1 1 लिया है, इस केस में हमें क्या मिलना चाहिए, इस केस में हमें A3 B3 C3 D3 मिलना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि A3 की वैल्यू 0, B3 की वैल्यू 1, C3 की वैल्यू 1, D3 की वैल्यू 1, तो 0 1 1 1। तो ये आसान है, मुश्किल नहीं है।